गाइस आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से गाइस पहले हम डिस्कस करते हैं हार्डवेयर टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। हमें बताया कि हार्डवेयर टाइमिंग कंट्रोल यूनिट बेसिकली क्या होती है। हम इसको क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारी दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। एक कंपोनेंट होता है डिकोडर, जिसमें कि हम पास करते हैं ऑपरेशन कोड बिट्स। ऑपरेशन कोड बिट्स पास करने से जो हमारा ये डिकोडर है, ये हमें बताता है कि किस पर्टिकुलर टाइप का हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हमारी जो इंस्ट्रक्शन है उसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे हमें पता है कि कई टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और दूसरा एक और हमें डिज़ाइन चाहिए होता है जो कि टाइमिंग सिग्नल जनरेट करता है। तो उसके लिए हमें एक डिकोडर चाहिए होता है और एक सीक्वेंस काउंटर चाहिए होता है। ये सीक्वेंस काउंटर और डिकोडर मिलके हमारे पास हमें क्या जनरेट करते हैं, हमारे लिए टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट करते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास 4 बिट्स हैं सीक्वेंस काउंटर की, तो अगर हम 4 बिट्स को हम डिकोडर में पास करेंगे तो 16 लाइन्स जनरेट होंगी। 16 लाइन्स जनरेट होंगी और 16 लाइन कहाँ से कहाँ तक जनरेट होंगी, T0 से लेके T15 तक। इसका मतलब है कि हमारे पास कितनी क्लॉक्स होंगी, 16 क्लॉक्स होंगी। तो ये क्लॉक्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मान लीजिए हमारी घड़ी में 24 आवर्स की जो हमारी क्लॉक होती है। तो 24 आवर्स की क्लॉक में ही हमें अपनी जो भी उठने से लेकर सोने तक के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम पूरा करते हैं, और उसके बाद फिर से नया उठने के बाद फिर से वही जो कार्यक्रम है उसको हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो उसी तरह से हमारी जो क्लॉक है वो जनरेट करेगी हमारे 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 हमारा जो टाइमिंग कंट्रोल है, ये जनरेट करेगा कि हमारी कौन कौन सी हमारी क्लॉक क्या होगी T0 से लेकर T15 तक। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, होना है, तो T0 से लेकर T15 तक ही उसको कंप्लीट होना पड़ेगा। और उसके बाद जब कोई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगी तो हम क्या करेंगे कि हो सकता है कि कुछ क्लॉक्स जो हैं उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में अनयूज रह जाएं। सपोज मान लीजिए कि वो क्लॉक हमारी केवल 10 क्लॉक्स में पूरी हो जाए। तो जो अगर हम वो केवल 10 क्लॉक्स में पूरी हो गई तो हम क्या करेंगे कि अपने सीक्वेंस काउंटर को क्लियर कर देंगे, और क्लियर करने पे क्या हो जाएगी, हमारी क्लॉक फिर से कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, T0 से। तो जब हमारी क्लॉक फिर से T0 से स्टार्ट हो जाएगी तो नई इंस्ट्रक्शन T0 से फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो टाइमिंग कंट्रोल है, टाइमिंग कंट्रोल ये बताएगा कि हमारी हमें हमें क्या क्या टाइमिंग रहनी है, हमारी कौन कौन सी कितनी क्लॉक्स में हमारे हमें इंस्ट्रक्शन को पूरा करना है। और इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के बाद हमें अपनी क्लॉक को फ्लश कर देना और अपनी क्लॉक को रिस्टार्ट करना है। और दूसरा ये हमारा जो डिकोडर है, ये बताएगा कि ऑपरेशन कोड कौन सा परफॉर्म करना है। तो ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट से जो हमारे सिग्नल्स आएंगे, इनमें से कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट होंगी या कई सारे सिग्नल्स एक साथ सेलेक्ट होंगे। तो सपोज फॉर एग्जांपल कि डी 0 लाइन सेलेक्ट हुई और T5 कंट्रोल सिग्नल सेलेक्ट हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये दो सिग्नल्स, ये D0 1 होगा और T5 1 होगा। तो ये जो सिग्नल्स हैं, दो जो जो हमारे ऑन सिग्नल्स हैं, इनको हम डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हमारे होंगे कंप्यूटर्स के, उनमें पास करेंगे, जिनको कि हमें इनेबल करना है उस पर्टिकुलर T5 टाइम पे। D0 ये बताएगा कि हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स में इनेबल करना है। तो हम ये जो कंट्रोल सिग्नल की लाइन है उन कंपोनेंट्स में क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करने से क्या होगा कि ये सिग्नल्स वहाँ पे क्या करेंगे, उस सर्किट को इनेबल कर देंगे। तो ये है जो है हमारा, क्योंकि ये सारा जो कार्यक्रम है, जो कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करने का सारा कार्यक्रम है, वो किसमें है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में है। तो हम इसको क्या बोल देंगे, हार्डवायर टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। और यही काम अगर हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से या प्रोग्राम में कर पाएँ तो हम इसको क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोग्राम टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। तो जो इस तरह का आर्किटेक्चर है, ये जो जिसमें कि हम सारा काम हार्डवेयर के थ्रू करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जो कार्यक्रम है, ये कहीं ना कहीं हम केवल उन कंप्यूटर्स में यूज करते हैं जिनमें कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर्स का इंस्ट्रक्शन सेट जो है कॉम्प्लेक्स कम है, या हम कहें कि जो उनका इंस्ट्रक्शन सेट का साइज़ है वो कम है, तो हम उन कंप्यूटर्स में इस तरह की डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। तो जनरली वो कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, रिस्क कंप्यूटर्स। तो रिस्क कंप्यूटर्स में हम हार्डवायर टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट का यूज करते हैं। तो दूसरा टाइप का जो कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन है वो क्या है, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन है। वो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ओके। अच्छा, अब दूसरे तरह का जो कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन हम कर सकते हैं वो किस फॉर्म में कर सकते हैं, कि हम एक प्रोग्राम के फॉर्म में ही किसी एक बिगर प्रोग्राम को चलाने के लिए हम एक स्मॉलर प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं, किसके लिए, कंट्रोल यूनिट के लिए। अब जाहिर सी बात है कि कंट्रोल यूनिट हमारी क्या करती थी कि डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स जनरेट करती थी।
है ना। तो बेसिकली कंट्रोल्स क्या है, बहुत सारी लाइंस में से कुछ पर्टिकुलर लाइंस का सिलेक्शन। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि एक हमारी कोई इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए हमारे पास 7 स्मॉल टास्क हैं। हम इनको 7 जो स्मॉल टास्क हैं, जो जैसे हमारी किसी भी इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए हमें पूरी इंस्ट्रक्शन साइकिल चाहिए होती है, और उस इंस्ट्रक्शन साइकिल के अलग अलग फेजेस होते हैं। जैसा कि हमने एक क्लास में आपको एक सीपीयू का डायग्राम बना के दिखाया था कि किस तरह से हमारे जो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट है, किस तरह से फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और राइट बैक फेजेस में हमारे सिग्नल्स को जनरेट करती है, और किस तरह से अलग अलग फेज में अलग अलग कंपोनेंट्स को सेलेक्ट और डिसेलेक्ट करना पड़ता है, या कौन कौन से टाइमिंग सिग्नल्स हमें जनरेट करने पड़ते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक इंस्ट्रक्शन है जो कि 7 माइक्रो इंस्ट्रक्शन से मिलकर बनी हुई है, और एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए हमें 64, मान लीजिए इस पूरी इंस्ट्रक्शन को जो पूरा करने के लिए हमारे पास 64, सॉरी 64 नहीं कहते हैं कि हमारे पास, जैसे मान लीजिए इस वाले पर्टिकुलर एग्जांपल में कि अगर हमें माइक्रो इंस्ट्रक्शन 1 को पूरा करना है, तो हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स सेलेक्ट होने चाहिए, और उन कंपोनेंट्स को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसको हम एक प्रोग्राम के फॉर्म में अपनी एक मेमोरी में रख लेते हैं, अपनी मेमोरी में रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस माइक्रो इंस्ट्रक्शन 1 को पूरा करने के लिए हमारा पीसी आउट सेलेक्ट होना चाहिए, MAR इन सेलेक्ट होना चाहिए, रीड सेलेक्ट होना चाहिए, सेलेक्ट होना चाहिए, ऐड सेलेक्ट होना चाहिए, जेड इन सेलेक्ट होना चाहिए। हाँ, ये सारे सेलेक्ट होने चाहिए। मतलब ये कंट्रोल, ये कंट्रोल, ये कंट्रोल, ये कंट्रोल और ये कंट्रोल और ये कंट्रोल, ये ऑन होने चाहिए। तो अगर ये कंट्रोल्स ऑन है तो हम कहेंगे माइक्रो इंस्ट्रक्शन 1 कंप्लीट हो गई। इसी तरह से 2 कब कंप्लीट होगी, जब हमारा ये कंट्रोल ऑन होगा, और ये कंट्रोल ऑन होगा, और ये कंट्रोल ऑन होगा, और ये कंट्रोल ऑन होगा। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब क्या है कि 1 के लिए हमें कुछ कंट्रोल्स चाहिए, 2 के लिए कुछ कंट्रोल्स चाहिए, 3 के लिए कंट्रोल चाहिए, 4 के लिए चाहिए, 5 के लिए, 6 के और 7 के लिए, इस सब के लिए अलग अलग कंट्रोल चाहिए। तो हम अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये कंट्रोल, पहले हम क्या करते थे कि डिकोडर की हेल्प से, और हमारा जो सीक्वेंस काउंटर और जो वहाँ पे जो डिकोडर लगा था उसकी हेल्प से हम क्या करते थे, इसी तरह के कंट्रोल्स ही जनरेट करते थे। तो अब उन कंट्रोल्स को हम हार्डवेयर की हेल्प से ना जनरेट करके, या हम कहें कि उन उन कंट्रोल्स को हम मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं। मतलब कि ये वाला कंट्रोल, ये वाला कंट्रोल और ये वाला कंट्रोल, ये वाला कंट्रोल, मतलब जब ये बिट्स हमारी 1 होंगी तो इसका मतलब ये वाला कंट्रोल, कंट्रोल C2, C3, C4 और इस तरह C8, C9, C10, ये क्या होने चाहिए कंट्रोल्स, हमें 64 कंट्रोल्स में से ये कंट्रोल चाहिए होंगे। फिर 2, अगर माइक्रो इंस्ट्रक्शन पूरा करना है तो हमें ये कंट्रोल चाहिए होंगे, और 7 करना है तो हमें ये कंट्रोल चाहिए। तो ये जो कंट्रोल्स हमें ऑन करने हैं, उनके करस्पॉन्डिंग हमारी जो ये मेमोरी है, उस मेमोरी में हम उनके करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, 1 स्टोर करते हैं, बाकी जगह 0 कर देते हैं। तो अब देखिए इस तरह का अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो हमें फ़ायदा क्या है कि अगर मान लीजिए कि कभी किसी इंस्ट्रक्शन का जो आर्किटेक्चर है, उसमें हमें मान लीजिए किसी किसी पर्टिकुलर माइक्रो इंस्ट्रक्शन में हमें जो डिफरेंट कंट्रोल्स की ज़रूरत है, मान लीजिए 1 में अब हम नहीं चाहते कि हमारे पास ये वाले कंट्रोल हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस मेमोरी में केवल हमें क्या चेंज करना होगा, ये 0 और 1 का पैटर्न चेंज करना होगा। अगर हम 0 1 का पैटर्न चेंज कर देंगे अपनी मेमोरी में, जो कि हमारी रोम होगी, और उस रोम में जब हम ये पैटर्न चेंज कर देंगे तो हमारी जो कंट्रोल यूनिट है उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर यही काम हम हार्डवायर्ड में कर रहे होते, तो अगर हम हार्डवायर में कर रहे होते तो जाहिर सी बात है कि ये काम वहाँ पे ऐसे पूरा नहीं हो पाता, हमें क्या करना पड़ता कि हार्डवेयर चिप को चेंज करना पड़ता या हार्डवेयर को रिप्लेस करना पड़ता। तो इससे क्या होगा कि अ, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है बढ़ जाती, मतलब हमारे हार्डवेयर की कॉस्ट बढ़ जाती, या हमें नया हार्डवेयर लगाना पड़ता। तो जो हार्डवेयर डिज़ाइन है वो क्या हो जाती, लेस एफिशिएंट हो जाती। हाँ, या हम कहें कि हमारी जो डिज़ाइन है कंप्यूटर की वो क्या होती है, जैसे एफिशिएंट हो जाती है। तो इस तरह का जो आर्किटेक्चर है जिसमें कि हम एक प्रोग्राम को ही यूज करते हैं कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट्स। और इस तरह का जो आर्किटेक्चर है हम सिस कंप्यूटर्स में यूज करते हैं, जिनमें की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कैसी होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं। और उन कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस के लिए कंट्रोल जनरेट करने के लिए अगर हम हार्डवेयर डिज़ाइन करें तो और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो तो इस तरह का जो हार्डवेयर डिज़ाइन करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट भी हो सकता है और कॉस्टली भी हो सकता है। तो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं कि उन माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को पूरा करने के लिए उसी हार्डवेयर में हम एक प्रोग्राम जनरेट कर देते हैं, और प्रोग्राम
का जो कंट्रोल वर्ड और नेक्स्ट एड्रेस जो हम अभी आगे देखेंगे वो कुछ इस तरह से मेमोरी में डिज़ाइन होता है। तो ये हमारी माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है। तो अब इस स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो माइक्रो प्रोग्रामिंग है उधर दो तरह से, पहली है हमारी हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग और दूसरी है वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग। कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा, अब जाहिर सी बात है कि जो हमारी जो हमारी कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं उनके लिए हमने क्या किया है, मेमोरी में जगह बनाई है। तो जो हमारा आर्किटेक्चर होता है उस मेमोरी का वो कुछ इस तरह से होता है। अभी हमने देखा इसके प्रीवियस वाली स्लाइड में, इसकी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि यहाँ से कुछ कुछ 0 और 1 के सीक्वेंसेस हम लेते हैं जो कि हमें बताते हैं कि कंट्रोल सिग्नल क्या होगा। तो कंट्रोल सिग्नल में हमें कौन कौन से सिग्नल्स को सेलेक्ट करना है। जिन सिग्नल्स को सेलेक्ट करना होता है उनके नीचे 1 कर देते हैं, और जिनको हमें डिसेलेक्ट करना होता है उनको हम 0 कर देते हैं। और इसी मेमोरी में हमारे पास एक और फील्ड होती है जिसको हम कहते हैं नेक्स्ट एड्रेस फील्ड। नेक्स्ट एड्रेस फील्ड ये बताती है कि इस माइक्रो इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए अगली माइक्रो इंस्ट्रक्शन हमें कहाँ पे एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, तो अब देखिए कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए हमें 64 सिग्नल्स जनरेट करने हैं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमें डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमें 64 सिग्नल्स जनरेट करने हैं और हमारे पास जो मेमोरी है उसका जो साइज़ है वो 256 वर्ड्स है, तो हमसे पूछा जा सकता है कि ये जो कंट्रोल वर्ड है इसका टोटल साइज क्या होगा। तो इसका टोटल साइज क्या होगा। अब हमें अगर 64 सिग्नल्स जनरेट करने हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो 0 और 1 के पैटर्न का जो साइज होगा कितना होगा, 64 बिट्स का होगा। ये तो क्लियर है कि हमने पहले भी देखा है। अगर मान लीजिए कि 64 सिग्नल्स हैं C1 से लेके C1 C2 अप टू 64, तो इसमें से हमें अगर मान लीजिए कोई माइक्रो इंस्ट्रक्शन 1 को पूरा करने के लिए C1 चाहिए, C2 चाहिए और बाकी सारे 0 चाहिए, तो हम इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। अगर हमें केवल 64 चाहिए, बाकी सारे 0 चाहिए, तो हम बाकी सारे 0 कर देंगे और 64 के नीचे 1 कर देंगे, तो हमारा दूसरा कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत सारे कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, इन बिट्स की हेल्प से। तो अब जाहिर सी बात है कि 64 सिग्नल्स चाहिए हमें, तो हमें 64 बिट्स चाहिए। ठीक है, तो कंट्रोल सिग्नल के लिए कितनी कंट्रोल सिग्नल फील्ड के लिए कितनी बिट्स चाहिए हमें, 64 बिट्स चाहिए। नेक्स्ट एड्रेस के लिए कितनी चाहिए, क्योंकि हमारी मेमोरी का साइज कितना है, 256 वर्ड है। तो 256 वर्ड को जनरेट करने के लिए अगर हमारे पास 8 बिट्स हों, तो उन 8 बिट्स को अगर हम डिकोडर में डालेंगे तो जो एड्रेस जनरेट होगा वो कितने एड्रेसेस जनरेट हो सकते हैं, 0 से लेके 2 टू द पावर 8 माइनस 1 मीन्स 0 से लेके 255। तो 0 से लेके 255 इसका मतलब 256 एड्रेसेस जनरेट हो सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट एड्रेस फील्ड का साइज 8 बिट हो और जो कंट्रोल सिग्नल का साइज हमारा 64 बिट्स हो, तो टोटल जो साइज कंट्रोल वर्ड का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 64 प्लस 8 72 बिट्स। तो हमें 72 बिट्स चाहिए होंगी किसके लिए, इस पूरे कंट्रोल वर्ड के लिए, कंट्रोल वर्ड डिज़ाइन करने के लिए, किसमें, हॉरिजॉन्टल मल्टी प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो जो दूसरे तरह का हमारा माइक्रो प्रोग्रामिंग डिज़ाइन है उसको हम कहते हैं वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग। और वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं कि हम कंट्रोल सिग्नल जो बिट्स हैं उनका साइज रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम जो मेमोरी, जो कंट्रोल सिग्नल यूनिट का जो कंट्रोल वर्ड का साइज है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल पहले वाले केस में क्या था कि हमको C1 से लेके C64 इतने कंट्रोल्स डिज़ाइन करने हैं। और हमने ये भी कहा था कि अब कुछ कंट्रोल हो सकता है कि केवल हमें C1, कभी कभी केवल कंट्रोल सिग्नल C1 चाहिए, बाकी सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। कभी कभी क्या हो सकता है कि हमें केवल कुछ इस तरह का हमें पैटर्न चाहिए हो, हाँ? या कभी कभी हो सकता है कि हमें कई सारे वंस चाहिए हो और फिर एक 0 चाहिए हो, या फिर हो सकता है कि सारे वंस में भी किसी भी एक केस ले लेते हैं कि जिसमें सारे वंस पॉसिबल है, कि सारे कंट्रोल सिग्नल्स हमें एक साथ चाहिए हो। वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए एक ये भी केस हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें पता है कि हमारे पास अगर एक डिकोडर हो और उसमें अगर हम n लाइंस इनपुट करते हैं
तो जो उससे आउटपुट आता है वो कितना आता है, 2 टू द पावर n लाइन्स आता है। तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम ये इसको अगर हम 2 बिट का ले लें, तो अगर ये 2 बिट ले लेंगे तो ये 2 बिट में पहला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 0 0, और अगर 0 0 होगा तो इसमें से एक लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। तो 0 0 के करस्पॉन्डिंग एक लाइन कंट्रोल सिग्नल एक सेलेक्ट होगा। उसी तरह से अगर हम कहें कि 0 1 यहाँ से लिया तो दूसरा कंट्रोल लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। फिर अगर हमने यहाँ पे 1 0 लिया तो कुछ और कंट्रोल लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। फिर अगर हमने यहाँ पे 1 1 लिया तो कुछ और कंट्रोल लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आ, हम यहाँ पे एक कंट्रोल लाइन या एक से ज़्यादा कंट्रोल लाइंस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली यही करने की कोशिश की है कि कंट्रोल सिग्नल्स आर रिप्रेजेंटेड इन द इनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट, और ये जो इनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट है इसको हम कहाँ पे पास कर देते हैं, डिकोडर में। और वो डिकोडर क्या करता है, उसके करस्पॉन्डिंग जो C1 से लेकर C64 तक का पैटर्न है उसको जनरेट कर देता है, अप्रोप्रिएट पैटर्न। ये डिकोडर उन लाइंस को सेलेक्ट कर लेता है, तो सिमिलर जो है कंट्रोल वर्ड्स किसी पर्टिकुलर माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जनरेट हो जाते हैं। तो इस आर्किटेक्चर में फ़ायदा ये है कि हमें नंबर ऑफ बिट्स कम लेनी पड़ती है। कहाँ पे, कंट्रोल वर्ड, कंट्रोल सिग्नल मेमोरी के लिए। तो अगर हमें कंट्रोल सिग्नल मेमोरी के लिए बिट्स कम लेनी पड़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो हार्डवेयर है वो कुछ हमें चीप पड़ेगा और कुछ वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में जैसे उन्होंने कहा कि 64 हमें कंट्रोल चाहिए होती, हमें कंट्रोल्स कितने चाहिए थे, 64, और जो मेमोरी का साइज था कितना था, 2 की पावर 16। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा कि 6 बिट्स हमें चाहिए किसके लिए, कंट्रोल सिग्नल के लिए, और 8 बिट्स चाहिए हमें किसके लिए, नेक्स्ट एड्रेस के लिए। तो टोटल जो साइज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 14 बिट्स का। तो इस वाले केस में हमें 14 बिट की हमें 14 बिट का कंट्रोल वर्ड चाहिए, और उसके प्रीवियस वाले में कितना चाहिए था, 64 प्लस 8 मीन्स इट वाज अबाउट 72 बिट्स का कंट्रोल वर्ड चाहिए था। तो ये जो है हमारा हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग और वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग में डिफरेंस है। थैंक यू।